बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। माय नेम इज़ मिसेस सादिया और आज हम लोग लेक्चर नंबर 21 ऑफ योर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एक और मेजर इंडस्ट्री पॉलीमर इंडस्ट्री को हम लोगों ने पढ़ना है। पॉलीमर इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ योर पॉलीमर? पॉलीमर हमारे पास बेसिकली हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम लोग बनाते हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। छोटे छोटे मोनोमर्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, इथीन, प्रोपाइलीन, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत थोड़ा होता है, उनको हम लोग लार्ज नंबर में आपस में कंबाइन करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स। कभी एडिशन रिएक्शन होता है, कभी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, उनको हम आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास जो है लार्ज लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनते हैं लार्ज मॉलिक्यूलर मास, तो उनको हम लोग नाम देते हैं पॉलीमर का। और जो प्रोसेस है ये हमारे पास कहलाता है पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल आपका एक मॉलिक्यूल है इथीन, आल्सो नोन एज इथाइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपके पास ऑफ योर इथीन, जिनको अब हम नाम देंगे मोनोमर्स का। ये एक पहला मोनोमर है और ये दूसरा मोनोमर है। इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके भी हो सकते हैं। n से मुराद ये है कि लार्ज नंबर है, 2, 3, 4, 5। 2 अगर कंबाइन हो रहे हैं तो डाइमर। तो चूंकि हमारे पास ढेर सारे कंबाइन हो रहे हैं तो हम इस स्टेप को नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन का। So polymerization is basically a process in which में small monomers combine to form long chain molecules known as polymers। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चारों के चारों हमारे पास कंबाइन होकर एक सिंगल चेन में कंबाइन हो चुके हैं और इसके गिर्द हम लोग ब्रैकेट लगा के कहते हैं कि वी हैव लार्ज चेन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल अगर एक हम लोगों ने यूनिट शो करना है तो हम एक जो यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है उसके हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के n की फॉर्म लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास एक सिंपल यूनिट है ये बार बार रिपीट होगा और लॉन्ग चेन जो है वो हमारे पास क्रिएट हो रही है। इधर से भी चेन एक्सटेंड है, इधर से भी चेन एक्सटेंड है, डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितने मोनोमर्स यूज हो रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर पॉलीमर्स। अब हम लोगों ने इसके अंदर क्लासिफिकेशन करनी है। आपके बुक में हमारे पास तीन तरह की क्लासिफिकेशंस की गई हैं। एक क्लासिफिकेशन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोनोमर्स, एक क्लासिफिकेशन होगी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ सिंथेसिस, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर पॉलीमर्स। तो पहली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ रही है वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ योर मोनोमर। हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं होमोपॉलीमर्स का, दूसरे हमारे पास पॉलीमर्स हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं कोपॉलीमर्स का। जैसे नाम से जाहिर है होमो का मतलब होता है सेम। इसमें हमारे पास जो पॉलीमर्स मौजूद होंगे इनमें जो यूज होने वाला मोनोमर है वो बिल्कुल सेम है। दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इथाइलिन प्लस एथाइलिन, जो दोनों के दोनों मोनोमर्स थे वो हमारे पास सेम थे। तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉलीइथाइलिन बना है ये हमारे पास कहलाएगा होमोपॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जो कि सेम टाइप ऑफ सेम मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से, उनकी अटैचमेंट से हमारे पास बनता है। उसके काउंटर पे अगर हम लोग देखें तो उसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में हमारे पास वो वाले पॉलीमर्स आते हैं दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। इसमें जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एक आपके पास आपकी अमाइंस हो सकती हैं। दोनों को हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पॉलीअमाइड्स का जो पॉलीमर है वो बनता है। एक तरफ अगर आपकी अल्कोहल हो जाती है, एक तरफ आपके पास आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास पॉलीएस्टर्स बनते हैं। सो इन दिस केस जो दो मॉलिक्यूल, जो दो मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे वो डिफरेंट होंगे। आपके पास जो होमोपॉलीमर्स हैं इनकी जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है जनरली उसमें एडिशन रिएक्शन यूज किया जाता है। एक ही मॉलिक्यूल बार बार ऐड होकर आपकी चेन को एक्सटेंड करता है, उसे हम लोग नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन। और हमारे पास जो पॉलीमर इससे बनेगा वो जनरली होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलीइथाइलिन जो हमने अभी बनाया था, दूसरा है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे अभी हम थोड़ी देर में इसकी डिटेल सिंथेसिस भी स्टडी करेंगे। कोपॉलीमर है हमारे पास वो जनरली कंडेंसेशन रिएक्शन से आते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं, सिंपल एडिशन नहीं हो रही, दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकल के जाता है, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पॉलीएस्टर,
या नायलॉन 6 ये एक जनरल हमारे पास कोपोलीमर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। अब होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स का ये जो आपके पास डिफरेंस है ये तकरीबन 3 नंबर के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके पास MCQs में भी आती हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड क्लासिफिकेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ सिंथेसिस। तो हमारे पास 2 तरह की जो है इसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, एक है एडिशन पॉलीमर की और दूसरी है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एडिशन पॉलीमर्स। जैसे अभी हमने नाम जिक्र किया था कि हमारे पास जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है वो कंडेंसेशन भी हो सकता है और एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी है, इट इज फॉर्म्ड ऐसे पॉलीमर दैट आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे अल्कीन्स एज अ मोनोमर यूनिट काम करते हैं एट फॉर्म ऑफ वन ह्यूज पॉलीमर मॉलिक्यूल, और हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन एक लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है और इस पॉलीमर को हम लोग नाम देते हैं एडिशन पॉलीमर का। जनरली जो हमारे पास इसमें इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो 2 तरह की हैं। पहले हमारे पास कैटलिस्ट है, दूसरा हमारे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज कैटलिस्ट नंबर 1 आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वहाँ पे जो टाइप ऑफ पॉलीमर बन रहा है उसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है आपका कैटलिस्ट। अगर आप कंडीशंस को चेंज करोगे तो आपके पास टाइप जो आपकी जो है ना प्योरिटी है या जो उसकी क्वालिटी है उस पर इफेक्ट आता है। कंडीशन अगर कुछ कभी कभी ऐसा छोटे स्मॉल थ्रेड्स बनते हैं जिन्हें हम बाद में कंबाइन करना पड़ता है, लेकिन कंडीशंस चेंज करोगे तो कभी ऐसा होता है कि फाइन क्वालिटी पॉलीमर बनता है, लॉन्ग चेन एक सिंगल मॉलिक्यूल या डबल मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहे होते हैं। सो जनरली हमारे पास जो एडिशन पॉलीमर्स है उसमें कंडीशन यूज़ होती हैं, परऑक्साइड्स यूज़ होती हैं। अगर आपके पास अल्कली मेटल्स परऑक्साइड हैं तो उन्हें हम लोग नाम देते हैं M2O2 का, जैसे सोडियम परऑक्साइड हो गया, पोटाशियम परऑक्साइड हो गया। अगर आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स हैं तो वो हमारे पास M2 का उनका जनरल फार्मूला है, लाइक कैल्शियम परऑक्साइड CaO2। ये ज़्यादातर आपके पास जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होता है। इसके अलावा आपके एसिड्स हैं, हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अगर आप ये वाली कंडीशंस या ये वाले कैटलिस्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर हमें जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो हाई देना पड़ता है। 2000 डिग्री सेल्सियस, 1000 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है विद दीज कैटलिस्ट। साथ हमारे पास जो उसमें प्रेशर होता है वो हम हाई रखते हैं, ठीक है। 1000 ATM प्रेशर जो है हमारे पास जनरली यूज़ होता है फॉर योर एडिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की और टेम्परेचर की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए अब हम लोगों ने एक न्यू कैटलिस्ट जो है वो बार बार हम लोग ना सिंथेसाइज कर रहे हैं। जिसमें लेटेस्ट हमारे पास एक कैटलिस्ट है, इसे हम बोलते हैं ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट। ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट हमारे पास एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसने बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड किया है आपकी पॉलीमर इंडस्ट्री को। इट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम। ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम का मतलब है एल्यूमिनियम के साथ 3 कोई से भी R ग्रुप लगे होंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कभी कभी एरोमेटिक रिंग्स भी हो सकते हैं। सो ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनके मिक्सचर को इन द इनर्ट सॉल्वेंट, आपका इनर्ट कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट अगर हम ले लें, लिक्विड नाइट्रोजन भी हो सकती है, तो इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम लोग जो है इस कम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट जो है बहुत सारी पॉलीमर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होता है और इससे बनने वाला जो पॉलीमर है वो फाइन क्वालिटी का होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाती हैं। हम लो टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिएक्शन हो जाता है और जो आपके पास प्रेशर है वो जनरली हमारे पास 1 ATM तक रखा जाता है। तो ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कैटलिस्ट है एट योर लेबॉर्ट्री लेवल एज वेल एज एट योर इंडस्ट्रियल लेवल। एडिशन पॉलीमर में होता क्या है हमारे पास, चूँकि हम लोग यहाँ पे अल्कीन्स को यूज़ कर रहे हैं एज अ मोनोमर, इसीलिए हमारे पास इन अल्कीन्स में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है, हमारे पास CH, आगे R की चेन हो सकती है, आपके पास डबल बॉन्ड CH और आगे R की चेन हो सकती है। These pi electrons will act as your activating group। तो यहाँ पे pi electrons of your monomers they link up with each unit, आपस में यूनिट्स में एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड में। अभी हम इसकी डिटेल सिंथेसिस भी देखते हैं। इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से डिफरेंट मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होकर लॉन्ग जो है वो चेन्स बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चूंकि हमारे पास सिंपल वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस विदाउट द लॉस ऑफ एनीथिंग, इसमें कुछ भी लूज नहीं होता।
पाई बॉन्ड सिंपली सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इसलिए हम लोग इसको नाम देते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये एज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर के नाम से भी आते हैं। एडिशन पॉलीमर्स आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर, कि इसमें आपके पास जो चेन है वो सिंपली ग्रो कर रही है, इसमें लूज कुछ भी नहीं हो रहा, मोनोमर सिर्फ और सिर्फ आपस में ऐड हो रहे हैं। अब इसके एग्जांपल्स को जरा डिटेल से देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, पॉलीइथाइलीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। Polyethylene is basically synthesized या polymerized with the help of your ethylene as a monomer। अब यहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इनको हम इनिशिएट करवाएंगे और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू योर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी आप n मॉलिक्यूल्स ले लें, यहाँ पर भी आप n मॉलिक्यूल्स ले लें। इन द प्रेजेंस ऑफ योर Ziegler-Natta कैटलिस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राईमेथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर पॉलीइथीन। तो हमारे पास चूंकि कन्वर्ट हुए हैं इनटू पॉलीइथीन, सो ये वाला जो आपके पास यूनिट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का, इसे हम लोग नाम देंगे N। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है एंड वी हैव लॉन्ग चेन्स। तो यहाँ पे जो बॉन्ड आपने खाली छोड़ा है ये बेसिकली शो कर रहा है चेन ग्रोथ को, कि हमारे पास चेन जो आगे फर्दर एक्सटेंड हो रही है। दिस इज नोन एज पॉलीइथाइलीन। इथाइलीन से बना तो इसे हम लोग नाम देंगे पॉलीइथाइलीन का। ये आपके पास कॉमन पॉलीमर है जो कि यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके हाउस होल्ड जो के अंदर नॉर्मल यूज़ होते हैं प्लास्टिक के बर्तन, जैसे डस्टबिन है प्लास्टिक की, उसमें यूज़ होता है। बकेट्स जो हैं प्लास्टिक्स की, उसमें यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो आपकी कारपेट की पैकिंग वगैरह है उसमें यूज़ होते हैं। केबल के जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे पास, इंसुलेशन मटीरियल्स होते हैं हमारे पास केबल वायर्स के, वो सब के सब जनरली हमारे पास पॉलीइथाइलीन से सिंथेसाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड। Polyvinyl chloride is formed by the polymerization of your vinyl chloride. What is your vinyl? This is your CH2 double bond CH2, also known as ethene। अगर हम इथीन का यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे हमारे पास एक वैलेंसी जो है वो रह जाए, तो इस वैलेंसी में हम लोग इसे नाम देते हैं रेडिकल का। इथीन का जो रेडिकल है उसे बोला जाता है विनाइल रेडिकल, विनाइल रेडिकल। और अगर इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास आके जो है वो क्लोरीन लग जाए इसके साथ, तो यही कहलाएगा हमारे पास विनाइल क्लोराइड। सो विनाइल रेडिकल इज बेसिकली इथीन के ऊपर से अगर आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो जो वो हमारे पास रेडिकल क्रिएट हुआ है उसे हम लोग नाम देंगे विनाइल रेडिकल का। तो हाउ दिस विनाइल क्लोराइड इज जनरली सिंथेसाइज, हमारे पास एक बेसिक रॉ मटेरियल है एसिटाइलिन, जिसे हम लोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री से भी ऑब्टेन करते हैं। एसिटाइलिन या इसे हम इथाइन का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टिव ग्रुप है वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम उसे HCl के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो हमारे पास दीज पाई इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन योर हाइड्रोजन, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। HCl आपके पास डबल बॉन्ड में यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। सो यू हैव एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे भी क्लोरीन लग गया। इसे अब हम नाम दे रहे हैं विनाइल क्लोराइड का। अब इस विनाइल क्लोराइड को हम लोग जो है पोलीमराइजेशन करेंगे टेकिंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड में। इन द प्रेजेंस ऑफ योर Ziegler-Natta कैटलिस्ट, नाटा कैटलिस्ट मतलब क्या है, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एट लो टेम्परेचर 1 atm प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ योर इनर्ट सॉल्वेंट। ये सारा हमारे पास कहलाएगा Ziegler-Natta कैटलिस्ट। तो हमारे पास बेटे जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब इसके अंदर जो ये वाला यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ से चेंज एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से चेंज एक्सटेंड हो रही है। तो हमारे पास जो विनाइल क्लोराइड है chloride, it will be converted into polyvinyl chloride, also known as PVC। अब ये हमारे पास जो PVC है इस बेसिकली अ लो विस्कोसिटी पॉलीमर, एक लो विस्कोसिटी पॉलीमर है। मतलब ये कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा अगर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा तो हमारे पास इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, अच्छी तरीके से फ्लोट नहीं कर पाता, जल्दी ये मोल्ड हो जाता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इमिटेशन लेदर में। ये इमिटेशन लेदर क्या चीज़ होती है, कुछ नेचुरल लेदर्स हैं आपके पास जो एनिमल हाइव्स से ऑब्टेन होती हैं, उनकी खालों से ऑब्टेन होती हैं। इमिटेशन का मतलब है नकल करना।
जैसे आपके पास रेगजीन जो कार सीट्स के तौर में यूज़ की जाती हैं, कार सीट्स पे जो लेदर चढ़ाई जाती है वो बेसिकली आपकी इमिटेशन लेदर है, ठीक है। इसी तरह जिससे आपके सिंपल बैग्स वगैरह बनते हैं वो भी इमिटेशन लेदर होता है। ऐसा लेदर जो कि सिंथेसाइज किया गया है इंडस्ट्रियली वो आपका नेचुरल लेदर नहीं है। इसके अलावा फ्लोर कवरिंग के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। कोरिगेटेड रूफ मटेरियल, कोरिगेटेड का बेटे मतलब होता है ग्रूव्स, ठीक है ना। ग्रूव्स का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह की जितनी भी आपके पास रूफिंग होती है जिसमें आपके पास इस तरह की अप्स एंड डाउन्स बनी हुई है, ग्रूव्स बने होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कोरिगेटेड रूफिंग मटेरियल्स। तो ये रूफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं अच्छे। इसके अलावा हम ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारे PVC है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो पॉलीमर्स थे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर एडिशन पॉलीमर्स, और ये सिंपल एडिशन रिएक्शन के जरिए हमारे पास सिंथेसाइज हो रहे हैं और इनको हम लोग नाम देते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। We were discussing about the classification with respect to method of synthesis। उसमें हम लोगों ने एक पॉलीमर पढ़ा है एडिशन पॉलीमर, अब हम दूसरा पॉलीमराइजेशन टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हमारे पास जो कंडेंसेशन पॉलीमर है यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट दीज आर फॉर्म्ड बाय द combination of monomers with the elimination of simple molecules such as water and your methanol। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उनके कम्बिनेशन से हमारे पास छोटे छोटे कोई भी मॉलिक्यूल निकल के आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड OH है, दिस इज़ योर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास अगर हम इसको फॉर एग्जांपल अल्कोहल के साथ कंबाइन कर लेते हैं, अब एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये भी एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम आपस में रिएक्ट करवाएं, इसका OH और इसका H ये आपस में कंबाइन हो, इनके कम्बिनेशन से हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? R C डबल बॉन्ड O एंड R। दिस इज नोन एज बेसिकली योर एस्टर, इसे हम लोग नाम देते हैं एस्टर का, प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी कैटलिस्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इंशाल्लाह आप इसे ना फर्दर आगे चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास एस्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कंडेंस्ड प्रोडक्ट है और दिस रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग लार्ज नंबर यूज़ करेंगे तो हमारे पास पॉलीएस्टर्स बन सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है कि जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, तो इसे हम लोग ये भी नाम दे सकते हैं कि इससे बनने वाले जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोपोलीमर्स कहलाते हैं। तो कोपोलीमर्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन और उसे हम लोग नाम देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जो दो मेजर जो हैं वो कम्बिनेशंस हो सकते हैं। एक हमारे पास है पॉलीएस्टर्स, जैसे अभी हम लोगों ने एस्टर फॉर्मेशन की, इसके अलावा हमारे पास होते हैं पॉलीअमाइड्स। ये दोनों के दोनों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं या इन्हें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 एक पॉलीअमाइड है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये हमारे पास यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? आपकी रोब्स हैं, रस्सियाँ वगैरह हैं, नायलॉन की रस्सियाँ आप लोगों ने नॉर्मल सुना भी होगा, उससे बनाने में यूज़ होता है। फिशिंग लाइंस जो होती हैं आपकी, ठीक है, जैसे मछली वगैरह पकड़ते हैं, उनके फिलामेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आपके ब्रशेस हैं, कॉमन हेयर ब्रश है, उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल्स का बेटे मतलब होता है हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास ब्रश है तो उसके ऊपर जो उनके हेयर्स हैं, ठीक है, ये इस ब्रिस्टल्स को बनाने में भी हम लोग नायलॉन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लोथिंग ब्रांड्स हमारे पास नायलॉन वहाँ पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। जो पैराशूट्स की आपकी रस्सियाँ होती हैं वो भी नायलॉन से बनी हुई होती हैं। कारपेट्स बहुत सारे नायलॉन के हैं, वो हमारे पास बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो आपके मोल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मोल्ड्स यूज़ होते हैं, कार अगर आप बना रहे हो तो जो कार का व्हील है, बेरिंग्स हैं, उनको बनाने के लिए जो मोल्ड्स यूज़ होंगे वो हमारे पास ज़्यादातर नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो नायलॉन 6,6 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड और पॉलीमर है। ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डायमाइन। अमाइड बेटे हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप ये वाला है NH2, दिस इज योर बेसिकली एसिड अमाइड, ठीक है। तो हम लोगों ने चूंकि पॉलीअमाइड बनाना है इसलिए हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। सो यू हैव डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसके दोनों एंड के ऊपर C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH अवेलेबल होगा। नायलॉन 6,6 में हम एडिपिक एसिड को यूज करते हैं। व्हाट इज योर एडिपिक एसिड? एडिपिक इज बेसिकली
16 हेक्सा डाइओइक एसिड। हेक्सा मतलब 6, डाई मतलब हमारे पास 2 हैं, ओइक एसिड मतलब हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सो टोटल 1 और 4 ये हैं, ठीक है, 5 हो गए और छठा ये है हमारे पास। तो यू हैव 1 और 6 और 4 बीच में हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 1 2 ये है और उसके बाद बेटे हमारे पास 4 अंदर, टोटल 6 कार्बन अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे हेक्सा डाइओइक एसिड। और 1 और 6 पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कॉमन नेम है इसका एडिपिक एसिड। इसको हम लोग कंडेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर डायमाइन। डायमाइन में हम लोगों ने दोनों टर्मिनल पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप्स लेने हैं, तो हम यूज करेंगे हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। मिथाइलिन का मतलब होता है CH2 यूनिट, दिस इज योर मिथाइलिन ग्रुप। हेक्सा मतलब 6, तो बीच में हमारे पास जो है वो 6 मिथाइलिन यूनिट्स हैं, दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास जो है वो अमाइनो ग्रुप हैं, NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है। सो वी कैन आल्सो से दैट 1,6 डायअमाइनो हेक्सेन। इन दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे दोनों तरफ से, इधर से भी हमारे पास लिंकेज होती है, इधर से भी लिंकेज होती है, और इसकी भी फर्दर आगे फर्दर कंडेंसेशन दोनों एंड से होती है। हम चूंकि सिर्फ एक एंड को ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से OH और अमाइनो ग्रुप का जो H है ये आपस में कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से एलिमिनेट होके जाएगा, एंड यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH CH2 होल 6। आगे हमारे पास अगर यहाँ से भी हम कंडेंसेशन करेंगे तो बॉन्ड यहाँ से आगे फर्दर जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। सो इसी तरह आगे फर्दर हमारे पास इधर NH ग्रुप लगेगा और ये फर्दर आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सटेंड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास फर्दर यहाँ से बेटा इसको स्टार्ट करते हैं, CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O और ये आगे फर्दर जो है हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है। सो दिस इज नोन एज योर पोलियमाइड। यहाँ C डबल बॉन्ड O और NH के ऊपर आगे कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है, तो ये पोलियमाइड कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप बार बार रिपीट होगा, ठीक है, NH ग्रुप, नाइलॉन 6 किस लिए कह रहे हैं, इधर भी 6 कार्बन है हमारे पास और इधर भी 6 कार्बन है, तो इस लिहाज से हम इसको बोल रहे हैं नाइलॉन 6। जो कार्बन हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ से यहाँ तक, ये जो बेटे हमारे पास सिंपल यूनिट है, इट इज़ रिपीटिंग और हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग चेन बन रही है जिसे हम लोग नाम देते हैं नाइलॉन 6 का, और ये एक पोलीअमाइड है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर कोपोलीमर, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। आपके पास इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आता है कि आप लोगों ने इसको जो है बेसिक रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज करना है। क्वेश्चन बेटे आपका यहाँ पे बनता है, प्रिपेयर नाइलॉन 6 फ्रॉम द बेसिक रॉ मटेरियल्स। तो हमारे पास चूंकि बेटे 2 मोनोमर यूज हैं, एक एडिपिक एसिड है और एक हमारे पास जो है वो डायअमाइनो हेक्सेन है, हमें दोनों को सिंथेसाइज करना है और उसके बाद उनको आपस में कंडेंस करना है। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल यूज होगा वो हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटा मतलब 4 है पहले कार्बन के ऊपर और तीसरे कार्बन के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड अवेलेबल है। इससे हम लोगों ने अपने दोनों के दोनों जो बेसिक मोनोमर्स हैं उनको सिंथेसाइज करना है। हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, इन दोनों के ऊपर हम लोग करवा रहे हैं क्लोरीनेशन, ठीक है, हम दोनों पे हेलोजिनेशन मतलब सिंपल हेलोजन ऐड कर रहे हैं और क्लोरीन को ले रहे हैं एज अ रिएजेंट। यहाँ पे बेटे हम कराएंगे 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन से मुराद है कि एक क्लोरीन एटम जो है हमारे पास पहले कार्बन पे अटैच होगा, दूसरा वाला जो क्लोरीन एटम है हमारे पास वो चौथे कार्बन के ऊपर अटैच होगा। सो यू हैव CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड क्लोरीन। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लेके आ रहे हैं तो हम यहाँ पे बेटे 2 ही मॉलिक्यूल बनाएंगे। मैंने 2 जो है मोल्स यूज किए हैं Cl2 मॉलिक्यूल के, दोनों के दोनों जो है 1,4 एडिशन जो करेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इसके हम लोग जो आगे फर्दर जो है हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर सायानो ग्रुप। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास सोडियम नाइट्राइल को हम लोग यूज करते हैं और हमारे पास जो सोडियम नाइट्राइल है वो दोनों जो है सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, 2 मोल्स यूज कर रहे हैं एंड यू हैव CH2CCN CH डबल बॉन्ड CH, इसी तरह बेटे CH2 एंड यहाँ पे CN है, ठीक है। बाकी CN को हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह बनाने में आसानी हो। So you have 2 nitrile groups over here.
अब इस डबल बॉन्ड को हमने यहाँ से रिप्लेस करना है और साथ ही हम लोगों ने इस नाइट्राइल जो आपके सायानो ग्रुप्स हैं और जो 2 मोल्स हमारे पास बने हैं, एक को हम लोगों ने अमाइनो में कन्वर्ट करना है और एक को बेटे हम लोगों ने कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग इसके ऊपर करेंगे इसकी हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकल, जिसकी वजह से यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स ऐड अप हो जाएंगे। सो यू हैव दोनों मोल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे हम लोगों ने इस पे हाइड्रोजन ऐड करके इसकी सिंपल हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकल। दूसरा भी बेटे हमारे पास यही है, CH2 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 एंड दिस ग्रुप। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दोनों के दोनों मोल्स जो हैं जो हमने अलग अलग लिए हुए थे, अब इनको हमने सेपरेट कर दिया है। एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपके पास डायअमाइन के अंदर। अगर हम अपने नाइट्राइल ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, मतलब एसिड के प्रेजेंस में हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो ये जो आपके पास नाइट्राइल ग्रुप्स होते हैं, सायानो ग्रुप्स होते हैं बच्चा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास बन जाएगा ये वाला जो C है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद 1 2 3 4 है, तो CH2 हम लोग ब्रैकेट में इसको कंडेंस करके 4 की फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरह आगे है CO एंड OH, ये वाला जो आपका सायानो ग्रुप था ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो CN है, सायानो ग्रुप है, ये बेसिकली बेटे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये भी हमारे पास जो है वो बेसिकली C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप के अंदर, इसको कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 2 कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपकी मर्जी, आप इसमें सिंपल जो अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजनेशन की थी वो करेंगे, ठीक है। आप H2 ऐड कर सकते हो, 2 इधर आप लोगों ने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 2 आपने इधर बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो हमें टोटल जो है वो 4 मोल्स रिक्वायर है इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकल। जितने बॉन्ड बेटे आपने ब्रेक करने होते हैं हम उतने ही मोल हाइड्रोजन के यहाँ पे डालेंगे। एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ज़्यादातर आपके पास जो आपके कार्बोनाइल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या जो आपका नाइट्राइल का ग्रुप है या नाइट्राइल के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद योर वाटर वर्कअप, ठीक है। वर्कअप का बेटे मतलब ये होता है कि मल्टीपल वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ऐड हो रहे हैं। आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस ऐड करोगे तो हमारे पास दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू योर अमाइनो ग्रुप। इन बॉन्ड्स के ऊपर और इन बॉन्ड्स के ऊपर हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगी। सो दिस इज योर कार्बन, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास NH2 में कन्वर्ट हो गया। सिंपली 1 2 3 4 ये हैं, आप इसको कंडेंस करके बेशक 4 लिख दो, इसको बीच में शामिल करना है तो भी हम कर सकते हैं। ये वाला हमारे पास जो C था ये कन्वर्ट हो गया CH2 में, सिंगल बॉन्ड NH2। तो दिस इज योर 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गए 6, ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हम लोग इसको, इसका नाम है हमारे पास 1 6 डायअमाइनो हेक्सेन, ठीक हो गया। 4 ये हैं और 2 बेटा ये हैं, तो टोटल 6 हो गए। अब यहाँ पे इसका बेटे नाम है हमारे पास 1, ये पहला कार्बन है, 4 यहाँ पे और छठा कार्बन ये पे आ गया, तो हमारे पास ये कहलाएगा 1 6 हेक्सा डायओइक एसिड आल्सो नोन एज एडिपिक एसिड। इन दोनों को अगर हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इनके रिएक्शन से भी हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकल के आ रहा है, इसका OH और इसका H ये आपस में कंबाइन होते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के आता है एंड यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O NH
CH2। अब चूंकि यहाँ पे बेटा ये भी सारे मिथाइलिन यूनिट्स ही हैं तो इसको कंबाइन करके हमने 6 यहाँ पे लिखा है। आगे हमारे पास आ रहा है NH और आगे फिर C डबल बॉन्ड O और आगे पूरी की पूरी जो चेन है आपकी इसी तरह क्या करेगी बेटे, ग्रो करेगी। दिस इज नोन एज नाइलॉन 6 इसलिए क्योंकि दोनों मेंबर में 6 कार्बन्स अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रिएक्शन। ये आपके पास बोर्ड में 6 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आता होता है, लेकिन जनरली चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, रिएक्शंस आप पास मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे आपने 2 मोल्स लेके चलना है और यहाँ पे उन्हीं 2 मोल्स को आपने सेपरेट कर देना है। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल है बेटे वो हमारे पास एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन, आप इस पर हेलोजिनेशन करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, 1,4 एडिशन करेंगे पहले, और जो आपके पास चौथा कार्बन है यहाँ पे आके क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास बेटे बन गया है यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन। दूसरे कार्बन बेटे आपके पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड था। इसके बाद हम लोगों ने इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसे हम लोग नाम देते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंशाल्लाह आप लोग एल्काइल हाइरार्की चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे सोडियम नाइट्राइल डाला है और ये सोडियम जो नाइट्राइल है ये क्या करता है बेटे, आपके पास क्लोरीन को रिप्लेस करेगा विद सायानो ग्रुप। तो हमारे पास दोनों क्लोरीन के ऊपर जो है वो सायानो ग्रुप जो है रिप्लेस हो गए हैं। आगे हमारे पास जो यहाँ पे ब्यूटाडाइन में अल्कीन ग्रुप अवेलेबल है, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे, सिंपल इस पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा CH2 यूनिट्स के अंदर। दोनों को आप सेपरेट कर दो। अब हम लोगों ने अपनी इन सायानो ग्रुप्स को जो है वो रिप्लेस करना है विद योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड योर अमाइनो ग्रुप। एक में अगर हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसी के ऊपर अगर आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर अमाइनो ग्रुप। अब दोनों के दोनों हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन बन गए हैं, दोनों की कंडेंसेशन करेंगे तो विल लीड द एलिमिनेशन ऑफ योर वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास बन जाएगा नाइलॉन 6 एंड इट इज़ योर पॉलीअमाइड। तो ये बेसिक हमारे पास बेटे। अब यहाँ पे देखो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स इसको कहा जाता है। नाइलॉन 6 जो कंडेंसेशन पॉलीमर आपके स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स हैं। स्टेप ग्रोथ से बेटे मुराद ये है हमारे पास कि जब चेन ग्रो हो रही है तो स्टेप्स हैं, पहले एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, फिर पहला रिपीट होगा, फिर हमारे पास रिपीट होगा, तो इसे हम लोग नाम देते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। तो हमारे पास चूंकि डिफरेंट मोनोमर्स आ रहे हैं तो ये कोपॉलीमर भी कहलाएंगे और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहलाएंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स योर थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज योर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ पॉलीमर्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉपर्टीज। 2 बेसिक बीटे टाइप्स हैं, 3 मार्क्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी बोल सकते हैं इसको, थर्मोपॉलीमर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो यू हैव थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स कि जिनको हम गर्म करें तो वो हमारे पास पहले नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए ऑन अपॉन हीटिंग, और जब हम उसको ठंडा करें तो वो दोबारा से जो है हार्ड अप हो जाए, ठीक है ना। तो हम उसको नाम देंगे पॉलीमर्स दैट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। ऐसे प्लास्टिक फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक जैसे वैक्स होती है। अब वैक्स से आपके पास नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, आपने उसको गर्म किया, वो मोम जो है वो पिघल जाती है, पिघल के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, सॉफ्ट हो गई, ठीक है। अब आप उसको ठंडा कर दो तो वो वापस दोबारा से जो है वो क्या हो जाती है बेटे, वैक्स के फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो पहले भी वैक्स थी, वो बाद में ही भी वैक्स ही है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये थर्मोप्लास्टिक्स की होती है। हम गर्म करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो नरम हो जाते हैं या लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप उसको दोबारा से ठंडा करते हो तो वो हमारे पास किसी भी न्यू शेप में दोबारा से मोल्ड हो सकते हैं। तो इन्हें हम लोग नाम देते हैं थर्मोप्लास्टिक्स का। ये रिसाइकेबल होते हैं, हमारे पास इनको रिसाइकल कर सकते हैं, इनको हम मोल्ड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, क्योंकि ये अगर हीट अप हो भी रहे हैं तो ये डीजनरेट नहीं होते हैं, अपनी नेचर नहीं चेंज करते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग्स हैं हमारे पास, अपॉन हीटिंग दे गेट सेट, जैसे नाम से जाहिर है थर्मोसेटिंग। सेट से मुराद ये है कि दिस पॉलीमर जो है वो हार्ड हो जाते हैं अपॉन हीटिंग, इरिवर्सिबली हार्ड हो जाते हैं हीटिंग, ठीक है ना। अगर हम इनको गर्म करें, जैसे नॉर्मल आपका पॉलीथीन का शॉपर है, आपने उसको लिया, आपने उसको गर्म किया, वो एक ब्लैक कलर की बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ड हो गया, पिघला नहीं है, हार्ड हो गया है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से आप उसको वापस शॉपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो सेट हो गया अपनी प्रॉपर्टी में। जो चेंज आई है हीट के बाद वो परमानेंट चेंज थी।
थर्मोप्लास्टिक में हमारे पास टेम्परेरी चेंज आता है, आप उसको मोल्ड कर सकते हो, जबकि इसमें अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये हमारे पास हार्ड हो जाता है और एक बिल्कुल छोटी सी और चीज़ में हार्ड सी सॉफ्ट बॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटे इसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये परमानेंट हमारे पास चेंज आ गया, हम दोबारा से इसको वापस ओरिजिनल मटीरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको किसी और मटीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी अगर लिहाज से देखा जाए तो थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किए जा सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपने उसे चेयर बनाई, चेयर को पिघला के बेशक आप उससे बकेट बना लो, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है नॉन जो थर्मो सेटिंग्स होते हैं, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता क्योंकि जो इसमें चेंज है वो परमानेंट चेंज है, इसे हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर आप इनको गर्म करोगे तो ये मज़ीद हार्ड हो जाएंगे और एक ब्लैक कलर सी आपके पास ना पीछे जो है वो रेजिड्यू बच जाता है। सेकेंडली, थर्मोप्लास्टिक का एडवांटेज ये होता है बेटे कि ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, इन पर अगर एसिड गिर जाए, बेस गिर जाए या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और गिर जाए तो ये बेसिकली जनरली आपके पास केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। जबकि आपके पास जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं इनका हमारे पास एडवांटेज ये है कि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत शदीद गर्मी में भी अगर ये बाहर एयर में अवेलेबल है, धूप में पड़े हुए हैं, शदीद गर्मी हुई हुई है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। इसीलिए हम अमूमन इनको जो है वो मोल्ड्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास जो आपका पॉलिएस्टर्स वगैरह होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर भी रिटेन कर लेते हैं, तो हम लोग उनको मोल्ड्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, थर्मोप्लास्टिक्स इनको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, बिकॉज अभी हमने देखा गर्म करेंगे तो सॉफ्ट होके या लिक्विफाई हो जाते हैं, फिर दोबारा से इसको हम लोग जो है अपने किसी भी ओल्ड चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए उसके मोल्ड में डालेंगे तो ये फौरी तौर पे रीशेप इनकी हो जाती है। लेकिन जो थर्मो सेटिंग्स होते हैं इन पे हमें हीट जो करनी है, जब इनको बना रहे होते हैं हम लोग कोई चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इनकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है। सरफेस फिनिशिंग से मुराद ये होती है कि हम लोगों ने जब इनको किसी शेप में मोल्ड करना होता है तो वो जो शेप हम उनको दे रहे होते हैं उसको बहुत ध्यान से देना पड़ता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये ओवर हीट हो जाए तो वो शेप परमानेंट हो जाती है, वो दोबारा वो डिफॉर्म हो सकता है। तो जो सरफेस फिनिशिंग है वो हमें ध्यान से करनी होती है। सेकेंडली, थर्मोप्लास्टिक का डिसएडवांटेज ये है कि ये जनरली एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि जो आपके थर्मो सेटिंग्स होते हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, मीन्स आपके पास नॉर्मली जो है वो चीप अमाउंट में भी आपको मिल जाते हैं। एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं आपके पास? थर्मोप्लास्टिक में नायलॉन है, पॉलीस्टारीन है, पॉलीस्टारीन बेटा टॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है, नायलॉन का मैंने अभी जिक्र किया आपसे। आपके जो इसमें है थर्मोसेटिंग्स में वो इपॉक्सी रेजन्स हैं, इपॉक्सी रेजन ये जो आपकी ग्लूज होती हैं, ये जो लेमिनेशन मटेरियल होता है, ठीक है ना, आपने कॉपीज़ पे जो लेमिनेटिंग मटेरियल चढ़ाए हुए हैं, ठीक है, या जो अक्सर का अपनी डिग्रीज के ऊपर पे चढ़ाते हो, तो इपॉक्सी रेजन्स जनरली ग्लूज वगैरह या लेमिनेशंस को हम कह सकते हैं, पॉलीएस्टर्स हो गए, ये सब के सब बेटे आपकी एग्जांपल्स आती हैं थर्मो सेटिंग्स की। तो यहाँ पे आप लोगों की जो बेसिक पॉलीमर इंडस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसमें से जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो एक तो मैंने बताया था होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स का डिफरेंस है, वो आ सकता है। एडिशन पॉलीमर्स का और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का भी डिफरेंस आ सकता है। उसमें आप लोगों ने उनकी बेसिक जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने कोई सी एक एग्जाम्पल बता देनी है। जो नायलॉन 6 है आपका, उसका जो सिंपल एक 1 स्टेप रिएक्शन है आप वो लिखोगे। पॉलीथाइलीन का भी आप सिंपल एक 1 स्टेप रिएक्शन उसके अंदर एज एन एग्जाम्पल लिखोगे, और साथ आप उसके अंदर बता दो कि एक में हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगा और एक में हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो 3 मार्क्स में इट इज़ सफिशेंट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिटेल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एडिशन पॉलीमराइजेशन अलग से आ सकती है, कंडेंसेशन पॉलीमर आपके पास अलग से आती है। इसके अलावा नायलॉन 6 की जो बेसिक रॉ मटेरियल्स जो है उसकी सिंथेसिस है, जो कंप्लीट उसकी मैन्युफैक्चर है, वो भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इनका जो डिफरेंस है वो भी आता है। इसके अलावा इन सब प्रोसेस में जो बीच में एग्जाम्पल्स यूज़ हुई हुई हैं वो MCQs के तौर पर भी आपके पास आ सकती हैं। दिस इज़ द बेसिक योर पॉलीमर इंडस्ट्री। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।